हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से अपने चैनल पर वापस आ गए हैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर लेकर। और आज इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, हमको आज इसके बारे में समझना है। बहुत ही जल्दी जल्दी से बात करेंगे बिना किसी देरी के। हेलो एल्केन, क्यों पड़ा इसका नाम हेलो एल्केन? अच्छा, अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो एल्किल में जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है ना, तो बनता है क्या? एल्केन। एल्किल मतलब R प्लस H गिव्स RH, ये एल्केन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एल्किल में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ जो ये RH है आपका, इस RH में हम X जोड़ दें तो भाई X के पास अंतिम कक्षा में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हैलोजन हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा RH और यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे क्या? मुक्त हाइड्रोजन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। क्योंकि हमने कल आपको आईपीएससी नाम पद्धति बताया था और उसमें बताया था कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में कोई संयोजन परमाणु जुड़ा होता है, देखिए ये कोई ग्रुप नहीं है, ये एक परमाणु है। परमाणु का हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाता है और हैलोजन का प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो। चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं हैलोजन के बारे में। हैलोजन क्या होते हैं? आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जो आपका 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग को कहा जाता है हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार जिसके प्रत्येक सदस्य के, और इसको हैलोजन परिवार को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और एक्स के प्रत्येक तत्व की अंतिम कक्षा में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 7वीं कक्षा, अंतिम कक्षा में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, अब क्रिया करेगा। और चूंकि अगर हम R की बात करें तो R क्या होता है कि एक लास्ट कार्बन होता है जिस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसे 1 की आवश्यकता है और इसके सामने जो हाइड्रोजन है उससे भी 1 की आवश्यकता है। ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे और ये बनाएगा RCH2X, जिसका हम नाम रखते हैं क्या? हेलो एल्केन। ये हो गई इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन की, इसलिए हमारा चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन। अब हम हेलो एल्केन के वर्गीकरण पढ़ाते हैं। हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है वो प्रमुखता देखा जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हेलो एल्केन का वर्गीकरण संकरण के आधार पर होता है, प्रमुख रूप से संकरण के आधार पर। ठीक है, और संकरण भाई हेलो एल्केन जो बन रहा है वो एल्केन पर बन रहा है, एल्केन कार्बन पर बन रहा है। और कार्बन पर मैक्सिमम संकरण कितने हो सकते हैं? 3, मतलब CsP3X, CsP2X और CsPX। बस इतने प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके 3 हेलो एल्केन हो गए, CsP3X, CsP2X, CsPX। ठीक है, क्योंकि कार्बन पर इन तीनों से अधिक संकरण नहीं हो सकते हैं। चलिए अलग अलग बात कर लेते हैं। देखिए आपका पहला प्रकार है CsP3X प्रकार का हेलो एल्केन। ध्यान दीजिएगा गौर से। ठीक है, देखिए आपके हम बना दे रहे हैं CsP3X, CsP3X, CsP3X। ठीक है, ये sp3 संकरण से जुड़ा हुआ है। इसका जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ेगा
अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो sp3 संकरित है या sp2 संकरित है, और बेंजीन श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है sp2। अच्छा, ये डबल बॉन्डिंग नहीं थी भाई, हम क्या डबल बॉन्डिंग कैसे चली गई। ध्यान से दीजिए, हम इसको फिर से बना दे रहे हैं। सी ये इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। ये डबल बॉन्डिंग हो गई, ये डबल बॉन्डिंग हो गई, एकांतर क्रम में होता है ये डबल बॉन्डिंग। और ये sp2 संकरित कार्बन हो गया, इससे जुड़ा हुआ sp3x। आपको यही चेक करना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है। वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर sp2 संकरण है, वो भी बेंजीन कार्बन के। उस पर sp2 संकरण है लेकिन खुली श्रृंखला के। उस पर sp3 संकरण है खुली श्रृंखला के। तो इसको हम कह सकते हैं रैखिक हैलो एल्केन, क्योंकि ये लीनियर संरचना बनाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलो एल्केन, ठीक है, क्योंकि ये एलिफेटिक ग्रुप का है तो एलाइलिक हो जाएगा। और इस कार्बन को कहेंगे क्या, एलाइलिक कार्बन। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ये बेंजीन का है तो बेंजाइलिक हैलो एल्केन। आप लोग ये नाम जरूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। और इसको बेंजाइलिक कार्बन इस यौगिक के लिए कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। हालांकि बेंजीन में जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है। ये हो गया। आपका अगला है CsP2X प्रकार हैलो एल्केन का, है ना। CsP2X, तो इसको भी जल्दी से बना दे रहे हैं। CsP2X ये जिस कार्बन से sp2 है, इसका मतलब हर हाल में डबल बॉन्डिंग तो होना है। तो sp2, तो जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस पर तो sp2 संकरण होगा ही, तो ये तो नॉर्मल बन रहा है। तो इसको कह देंगे हम लोग क्या, हैलो, क्योंकि एल्केन के साथ नहीं एल्कीन के साथ बन रहा है तो हैलो एल्कीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये हैलो एल्केन का तो प्रकार निकला नहीं, तो इसको हम हैलो एल्केन के वर्गीकरण से बाहर रखेंगे। अब आया sp2, ये बेंजीन का कार्बन भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, मन में हाँ बोल रहे हो, ठीक है, हाँ मन में हाँ बोल लो। ये डबल बॉन्डिंग एकांतर क्रम में, इसको छोड़कर ये वाली और फिर ये डबल बॉन्डिंग, और सब पर sp2 संकरण होगा। sp2 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 sp2। देखिए यहाँ पर गौर से, ये हैलोजन परमाणु sp3 से जुड़कर तब sp2 से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर हैलोजन परमाणु सीधे sp2 से जुड़ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर बेंजाइलिक हैलो एल्केन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसे हैलो एरीन, हैलो एरीन। क्या कहेंगे, हैलो एरीन। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये हैलो एरीन हो गया आपका, और इसी का नाम साधारण नाम होता है एरिल हैलाइड। नेक्स्ट है आपका CsPX प्रकार। एक ही शर्त है कि इस पर sPX मीन्स कार्बन पर ट्रिपल बॉन्डिंग होना जरूरी है, तो इस पर भी sp संकरण होगा। और इसको क्या कहेंगे, इसका नाम है हैलो एल्काइन। इसके अलावा इसका कोई और प्रकार नहीं होता। ये आपका संकरण के आधार पर पूरा का पूरा वर्गीकरण हो गया है। अब वर्गीकरण से आगे बढ़ेंगे, वर्गीकरण से आगे जब बढ़ेंगे तो अब हम सीधे बात करेंगे किस पर, निर्माण की विधि पर।
या फिर किसी और चीज़ पर, निर्माण की विधि पर बात करते हैं ना। चलिए, और उससे पहले अगर हम हैलोजन के बारे में बात कर लें तो क्या सही रहेगा? कर लेते हैं, क्या जाता है। हैलोजन अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं आपको पहले ही, है ना। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। कुछ हैलोजन है जो प्रॉपर हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो हैलोजन कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में? F, फिर Cl, फिर Br और फिर I। F का क्या होता है? 9, 19। क्लोरीन का 17, 30.5, ठीक है। और फिर ब्रोमीन का होता है 35, 80। आयोडीन का होता है 53 और 127। ये परमाणु भार है, सॉरी ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17, परमाणु भार 35.5, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35, ब्रोमीन का परमाणु भार 80, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 और आयोडीन का परमाणु भार 127। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये अब क्रिया करते हैं और इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम है वो है F, फिर Cl, फिर Br और फिर I। मीन्स जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनमें क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। F, आयोडीन अपने से नीचे सबको विस्थापित कर सकता है। ब्रोमीन अपने से नीचे सबको विस्थापित कर सकता है। क्लोरीन फ्लोरीन को विस्थापित कर सकता है, जबकि फ्लोरीन किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ श्वार्ट्ज रिएक्शन को छोड़कर। जब विस्थापित करता है फ्लोरीन तब होती है श्वार्ट्ज क्रिया, जो कि अभी आपको आगे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। निर्माण की विधि पर आते हैं। निर्माण की विधि, कुछ प्रमुख है निर्माण की विधियां। चलिए, सबसे पहली अल्कोहल के द्वारा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे पढ़ाएंगे क्योंकि ये वीडियो क्लास नहीं है आपकी। अल्कोहल के द्वारा, और अल्कोहल की अपक्रिया हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। ROH ये आपका अल्कोहल है, एल्किल के साथ अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। ये थायोनिल क्लोराइड हो गई, ठीक है। इसकी अब क्रिया करवाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रकृति अस्थायी, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रकृति स्थायी रूप से है। ये ऑक्सीजन SO के साथ जुड़ेगा और निर्माण करेगा किसका? SO2 का। जब SO2 यहाँ पर जुड़ेगा तो अब इसको हटा देते हैं। अब आप गौर से देखें तो ये R आंशिक रूप से प्लस और H आंशिक रूप से प्लस इधर बचा हुआ है, और Cl माइनस और Cl माइनस बचे हुए हैं। तो ये इसके साथ संयोग कर लेगा तो क्या बनाएगा? HCl, और ये इसके साथ संयोग कर लेगा तो क्या बनाएगा? RCl, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगी? ROH प्लस SOCl2 गिव्स SO2 प्लस HCl प्लस RCl। ये RCl क्या है? क्लोरो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरो, और किसके साथ, किसका निर्माण हो रहा है? एल्केन का। तो पूरा नाम क्या हो गया? क्लोरो एल्केन। हम इसकी जगह पर ROH प्लस SOCl2 कहकर अगर हम X रखें तो यहाँ पे X आएगा और हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन हम फिर से लिखे दे रहे हैं और इसका नाम है क्या? क्लोरो एल्केन। ये आपकी हो गई। इसकी एक एग्जांपल रिएक्शन हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे C2H5OH प्लस SOCl2, ठीक है। तो SO2HCl और एक प्राइम बनेगा, वो होगा C2H5Cl। हमको R की जगह पे हम देखो क्या यूज कर रहे हैं? C2H5, तो इसका नाम भी लिखेंगे। C2 हो गया एथिल, तो अल्कोहल। IPSC नाम लिखेंगे
तो ये एथेन हो जाएगा और एथेनॉल की अपक्रिया हम करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, क्लोरो एथेन, ये बन रहा है आपका क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। अल्कोहल के द्वारा हम दोबारा मतलब एक और इसकी क्रिया विधि है अल्कोहल के द्वारा इसके निर्माण की, और वो क्या है कि हम अगर ROH की अपक्रिया HX से करा दें, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों के द्वारा अगर करवा देते हैं इसकी अपक्रिया, तो सिंपल सी बात है कि ये X जो है वो OH को विस्थापित कर देगा। तो अब OH की जगह पे X आ जाएगा, प्लस अब ये OH X की जगह पे चला जाएगा, है ना। तो आप गौर से देखिए, ये बन चुका है आपका RX और ये बन चुका है आपका H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, इसीलिए IUPAC नाम पद्धति इम्पॉर्टेंट है। और इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, निर्जलीकरण अपक्रिया, निर्जलीकरण अपक्रिया। चलिए, हेलो एल्केन की निर्माण की विधियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेलो एल्केन की रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में, इसके गुण जानने के बारे में, ठीक है। आते हैं इसके गुण बताते हैं, और सबसे पहला गुण है हेलो एल्केन का भौतिक गुण। चार गुण हमको हर हाल में पढ़ने होते हैं। सबसे पहला तो आप जानते हैं क्वथनांक, गलनांक, घनत्व और विलेयता। क्वथनांक जो है वो निर्भर करती है किस पर, समानुपाती होती है किसके, अणुभार के। गलनांक भी अणुभार के क्या होता है, समानुपाती। घनत्व भी अणुभार के क्या होता है, समानुपाती। विलेयता, जैसे जैसे क्रियाशीलता बढ़ती है, जैसे जैसे क्रियाशीलता बढ़ती है विलेयता भी बढ़ती है। भाई अगर हम विलेयता की बात करें तो विलेयता एक रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत ही तो होती है, और रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत अगर ये विलेयता हो रही है तो रासायनिक अपक्रिया सीधे निर्भर करती है किस पर, उस तत्व या यौगिक की क्रियाशीलता पर, और क्रियाशीलता बढ़ेगी, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है FCl, Br और Ci। मीन्स अगर हम विलेयता की बात करें, जैसे घनत्व की बात करें, तो इन तीनों में कॉमन है, अणुभार के समानुपाती है, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं RF सबसे कम होगा, फिर RCl, फिर RBr और फिर RI। वैसे ही विलेयता की भी बात करेंगे जिसमें RI सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr और फिर RCl और फिर RF। ये नोट कर लीजिए, ये हो गए आपके भौतिक गुण। इनकी क्वांटिटी आप लोग फाइंड कर सकते हैं बुक्स से, जो कि अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये गुण है, आपको जब भी आपसे भौतिक गुण पूछा जाएगा आपको यही लिखना होगा। चलिए अब आते हैं रासायनिक गुण पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रासायनिक गुण देखिए, अब क्रिया, अब रासायनिक गुण में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, RCl की, RX की अपक्रियाएं पढ़ेंगे, है ना। अपक्रियाएं पढ़ेंगे, तो अपक्रियाएं पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण, सोडियम एल्कोक्साइड का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। सोडियम एल्कोक्साइड होता है NaOR की अपक्रिया अगर हम कराएंगे किसके साथ, RX के साथ,
तो भाई ये समान ग्रुप वाले यौगिक आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या, ROR डैश प्लस NaX। गौर से देखिए ROR डैश क्या बन रहा है, ROR डैश क्या बन रहा है, ये है एल्कोक्साइड। देखिए क्या बन रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम बता दे रहे हैं आपको क्या बन रहा है। ये है एल्कोक्साइड, किसके साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ। तो पूरा नाम इसका क्या बना, सोडियम। अभी भी तो ये एल्कोक्साइड ही है, तो लिखिए एल्कोक्साइड। लेकिन किसके साथ बन रहा है, एल्किल के साथ, तो आप लिख दीजिए एल्किल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब हम इसका आईपीएसी नाम इसका आईपीएसी नाम भी तो लिख सकते हैं, और इसका एक आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। और ये कैसे आया है जानना चाहेंगे। देखिए एल्क यहाँ पर भी है, एल्क यहाँ पर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ऑक्सी और ऑक्साइड में। तो हम आपको बताए दे रहे हैं जल्दी से। ऑक्सीजन के दो नाम होते हैं, एक इसका होता है प्रीफिक्स और एक होता है इसका सफिक्स, ठीक है। ऑक्सीजन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सी, और ऑक्सीजन का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑक्साइड। यहाँ पर हम जब भी लिखेंगे इसका आईपीएसी नाम, तो हम यूज क्या करेंगे, ऑक्सीजन का प्रीफिक्स। और देखिए यूज क्या किया गया, प्रीफिक्स, तो एल्कोक्सी एल्केन। बात समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, ये ईथर है बेटा, ये क्या है, ईथर है। आपको यह ध्यान रखना है। यह विलियमसन संश्लेषण हो गया। और दूसरी अपक्रिया है क्या, ऊर्ज अपक्रिया। ऊर्ज अपक्रिया, ठीक है। ऊर्ज अपक्रिया क्या होती है, ये हमारा RX है, हेलो एल्केन है। इसकी अपक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे, और धातु के कितने अणु होंगे, दो होंगे, परमाणु होंगे, सॉरी, धातु के दो परमाणु होंगे, एक Na एक Na, और दूसरा भी क्या होगा, X और R। अपक्रिया देखिएगा, सीखिएगा। Na धातु है, इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागेगा, और ये उसी को त्यागेगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। R और X में सबसे ज़्यादा प्रबलता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में X की है। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, NaX। ये भी इसके साथ जुड़ेगा, बनाएगा क्या, NaX। तो दो हो जाएंगे। अब बचा R और R। देखिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं R और R। अब इसके पास अंतिम कक्षा में 7, इसके पास अंतिम कक्षा में 7, तो ये दोनों एक एक की क्या कर लेंगे, साझेदारी। R और R बन गया। और आप गौर से देखिए क्या बन गई, एल्केन। और किस प्रकार की, सममित एल्केन। सममित एल्केन क्यों, क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो दोनों बराबर कार्बन के हैं। अगर R R बनता है तो सममित एल्केन हो गई, ठीक है। अगर R R डैश है जिसमें कार्बन बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगी, असममित एल्केन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऊर्ज अपक्रिया हो गई। अब बता दे रहे हैं आपको स्वार्ज अपक्रिया, जिसकी बात हमने अभी शुरुआत में की थी। देखिए ये RX है। हमने अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन किसी हेलोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाती है, लेकिन AgF के साथ जब भी हम अपक्रिया कराएंगे तब ये फ्लोरीन चाहे कोई भी हेलोजन परमाणु हो उसको विस्थापित कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो Ag है ये उत्प्रेरक का कार्य करके फ्लोरीन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जबकि इस हेलोजन परमाणु की क्रियाशीलता को घटा देता है। और अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो Ag R के द्वारा विस्थापित हो जाता है और R F के साथ जुड़ जाता है और Ag X के साथ जुड़ जाता है। समझ में आ रही होगी बात। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिल्वर हैलाइड, और ये फ्लोरो एल्केन। ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन अभी भी हैं, लेकिन इतना काफ़ी है अभी के लिए। ये आप पढ़ लीजिए। और फिर इसके बाद आपको हम बता दे रहे हैं जल्दी से किसी यौगिक के बारे में, जैसे क्लोरोफॉर्म, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर। क्लोरोफॉर्म के बारे में बता दे रहे हैं आपको। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3। इसके निर्माण की क्रियाविधि की सीधे से बात करते हैं। निर्माण की क्रिया विधि।
किसके द्वारा? एसीटोन से। देखिए दोनों तरीके से बन सकता है, एसीटोन से भी बनता है और एथिल अल्कोहल से भी बनता है। चलिए एसीटोन से निर्माण की क्रियाविधि पढ़ते हैं। एसीटोन के द्वारा 3 स्टेप में होती है। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि हमको CaOCl2 विरंजक चूर्ण होता है, इसकी अपक्रिया H2O के साथ करानी है। विरंजक चूर्ण की अपक्रिया H2O के साथ करानी है, ठीक है। तो ये जल संयोजन अपक्रिया होती है। Cl2 इसमें मुक्त होगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ये Cl2 अब यहाँ पे आ जाएगी Cl2 बन के, ठीक है। ये H2O जाके जुड़ गया, अभी तक एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। अब इन दोनों को हम संयुक्त रूप से रख लेंगे अपने पास, बुझा हुआ चूना हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है अब हम एसीटोन लेंगे, CH3CO CH3 और इसकी क्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ। कितने Cl2 लेने हैं अभी हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ संयोजित होगी। क्लोरीन में हम देखेंगे तो Cl2 को इस तरह से लिख सकते हैं, Cl और Cl। एक Cl हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगी तो दूसरा Cl हाइड्रोजन के स्थान पर जाएगी। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3, यहाँ पर 1, तो कितने लाने चाहिए? 3। तो अब देखो हमारे पास 6 क्लोरीन हो गए। 6 में से 3 क्लोरीन जो हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर बैठेंगी और 3 क्लोरीन जो हाइड्रोजन से जुड़ेंगी, तो CCl3 COCH3 प्लस 3HCl। बात समझ में आई होगी, ठीक है। फिर आगे आते हैं। अब इसको उठाएंगे और इसकी अब क्रिया करवाएंगे बुझे हुए चूने के साथ, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CCl3 COCH3 और ये लेंगे कितने हम? 2। और इसकी अब क्रिया कंप्लीटली आप देख लीजिए, CaOH ये इस तरह से बना हुआ है, CCl3 COCH3, ठीक है। CCl3 COCH3। चलिए इस माध्यम से समझ लीजिए जल्दी से। यह हाइड्रोजन यहाँ से अपना आबंधन तोड़ देगा, ये भी अपना आबंधन तोड़ देगा, तो कार्बन और कार्बन के बंध की बॉन्डिंग भी टूट जाएगी। और इसके लिए हमको एक धात्विक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा जो कि उपस्थिति होती है Na की, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन चूँकि अब इसके पास 7 बचे, इसके पास 1, तो ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा और जब आके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा Cl 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 और यहाँ पे H, फिर Cl 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 और यहाँ पे H, ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब जो बचा हमको वो लिख लेना है, ये आगे लिखेंगे यहाँ पर जो बचा है CaOO प्लस, अब ये भाई ये भी तो बचा है कार्बन डबल बॉन्डिंग O CH3 और ये कार्बन डबल बॉन्डिंग O CH3। इसके पास हमने कहा था पिछले वाले वीडियो में कि कार्बन के पास 4 संयोजकताएं होना आवश्यक है। यहाँ पर कितनी है? 3, तो 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पहले से 6 थे, एक की साझेदारी कर रहा है, कैल्शियम से एक उसको प्राप्त हो रहा है तो 7 हो गए, इसके पास भी 7 हो गए। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। और जैसे ही साझेदारी करेंगे तो ये बन जाएगा CH3COO CH3COO 2 और जुड़े हैं एक कैल्शियम के साथ, तो इसको लिखने का तरीका होता है CH3COO ट्वाइस Ca, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और पूरी रिएक्शन अब हम क्या लिखेंगे? पूरी रिएक्शन को लिखेंगे, देखिए इसमें से 2CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम हो गया क्या? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम हो गया कैल्शियम
एसीटेट। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। आपको इसकी क्रियाविधि हिंदी में लिख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता देंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई क्वेश्चन बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो से संबंधित या इस कंटेंट से संबंधित। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, पूरे नियम फॉलो कीजिए, सरकार का साथ दीजिए, और साथ में पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। और वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।